लेट्स टॉक अबाउट द हाईवे मटेरियल्स। सबसे पहले आता है हाईवे मटेरियल्स के अंदर इंट्रोडक्शन में क्या होता है, रोड की कोस्ट का मेजर पार्ट होता है जिसमें अर्थवर्क होता है और पेवमेंट होता है, दोनों होता है। इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है किसके लिए, सोइल की अवेलेबिलिटी के लिए और गुड क्वांटिटी रोड मटेरियल इकोनॉमिकल डिस्टेंस पर, गुड क्वालिटी रोड मटेरियल इकोनॉमिकल डिस्टेंस पर। मेन हाईवे मटेरियल्स क्या क्या होता है, सॉइल होती हैं, एग्रीगेट होती हैं और विटामिन्स होती हैं। इन मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ और इंटरेक्शन पेवमेंट की प्रॉपर्टी डिसाइड करती हैं। इन मटेरियल की प्रॉपर्टीज और इंटरेक्शन पेवमेंट की प्रॉपर्टी डिसाइड करती हैं। सबसे पहला आता है सॉइल। सॉइल बनती है रॉक के डिसइंटीग्रेशन से। सॉइल ग्रेन की कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड करती हैं साइज, शेप, सरफेस टेक्सचर, केमिकल कंपोजिशन, इलेक्ट्रिकल सरफेस चार्जेस। मॉइस्चर और ड्राई डेंसिटी इंजीनियरिंग बिहेवियर को इफ़ेक्ट करती है। जो मॉइस्चर और ड्राई डेंसिटी इंजीनियरिंग बिहेवियर को, कौन से बिहेवियर को, इंजीनियरिंग बिहेवियर को इफ़ेक्ट करती है। हाईवे मटेरियल के लिए डिज़ायरेबल सॉइल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, वो होती हैं स्टेबिलिटी, इनकम्प्रेसिबिलिटी, परमानेंसी ऑफ स्ट्रेंथ, मिनिमम वॉल्यूम एंड स्टेबिलिटी चेंज, minimum volume of stability change in adverse weather or groundwater, good drainage, easy of compaction, good drainage। नेक्स्ट आता है सबग्रेड सॉइल। सबग्रेड सॉइल में क्या होता है कि रोड स्ट्रक्चर का इंटीग्रल पार्ट है, सबग्रेड सॉइल के अंदर जो रोड होता है ना, स्ट्रक्चर का इंटीग्रल पार्ट है। पेवमेंट को नीचे से सपोर्ट देता है, कौन, सबग्रेड ऑफ सॉइल। इसका जो मेन फंक्शन होता है सबग्रेड ऑफ सॉइल का, वो होता है पेवमेंट को एडिक्वेट सपोर्ट देना। क्या करना, एडिक्वेट सपोर्ट देना, किसको, पेवमेंट का। सबग्रेड जो सॉइल होती हैं वो एडवर्स कंडीशन एंड लोडिंग कंडीशन में सफिशिएंट स्टेबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद आता सबग्रेड सॉइल स्ट्रेंथ। सबग्रेड सॉइल स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो ये स्ट्रेंथ डिपेंड करती हैं सॉइल टाइप पर, मॉइस्चर कंटेंट पर, ड्राई डेंसिटी पर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल पर और टाइप एंड मोड ऑफ स्ट्रेस एप्लीकेशन पर। नेक्स्ट आता है इवेलुएशंस ऑफ द सॉइल स्ट्रेंथ। सॉइल स्ट्रेंथ की एवेलुएशन, टेस्ट को 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है इसकी स्ट्रेंथ निकालने के लिए। पहला आता है शेयर टेस्ट, दूसरा आता है वियरिंग टेस्ट, तीसरा आता है पेनिट्रेशन टेस्ट। जो पहला आता है इवेलुएशन ऑफ सॉइल स्ट्रेंथ, वो होता है शेयर स्ट्रेंथ, लेबोरेटरी में किया जाता है। स्मॉल सॉइल सैंपल टेस्ट पर टेस्ट होता है। ये जो स्मॉल सॉइल सैंपल पर शेयर टेस्ट होता है। डिफरेंट लोकेशन के सैंपल टेस्ट किए जाते हैं अलग अलग लोकेशन पर। उसके बाद जो कॉमन टेस्ट होता है इसके अंदर, वो डायरेक्ट शेयर टेस्ट, ट्राईएक्सियल टियर टेस्ट और अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट शेयर टेस्ट के अंदर होता है। ये कॉमन टेस्ट्स हैं। उसके बाद आता है वियरिंग टेस्ट। सबग्रेड पर लोड वियरिंग एरिया के साथ टेस्ट रिजल्ट सॉइल प्रॉपर्टीज के वेरिएशन से अफेक्ट होती हैं। जो सबग्रेड पर लोड वियरिंग एरिया के साथ टेस्ट होते हैं वो रिजल्ट सॉइल प्रॉपर्टीज़ के वेरिएशन से अफेक्ट होता है। सॉइल मास की ओवरऑल स्टेबिलिटी स्टडी होती है। क्या होता है इसके अंदर, सॉइल मास की ओवरऑल जो स्टेबिलिटी होती है वो स्टडी होती है किसके अंदर, वियरिंग टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट आता है पेनिट्रेशन टेस्ट। पेनिट्रेशन टेस्ट में क्या होता है, स्मॉल स्केल वियरिंग टेस्ट माना जाता है इसको। क्या माना जाता है, स्मॉल स्केल वियरिंग टेस्ट। लोडेड एरिया छोटा होता है। पेनिट्रेशन साइज डिवाइड बाय लोडेड एरिया रेशियो बियरिंग टेस्ट से बड़ा होता है। जो पेनिट्रेशन साइज लोडेड एरिया रेशियो बियरिंग टेस्ट से बड़ा होता है। कॉमन टेस्ट की बात करते हैं जो यहाँ पे यूज होता है वो होता है कैलिफोर्निया वियरिंग रेशियो CVR टेस्ट। दूसरा होता है कॉन पेनिट्रेशन टेस्ट। अब बात करते हैं प्लेट वियरिंग टेस्ट के बारे में। प्लेट वियरिंग टेस्ट में अंदर क्या होता है, फील्ड में सबग्रेड सॉइल पर लोडिंग टेस्ट होता है। किसमें, फील्ड में, कहाँ पर, सबग्रेड सॉइल पर लोडिंग टेस्ट होता है। इसका जो पर्पज होता है वो होता है सबग्रेड की सपोर्टिंग पावर फाइंड करना। प्लेट वियरिंग टेस्ट जो होता है ना, इसका पर्पज होता है सबग्रेड की सपोर्टिंग पावर को फाइंड करना। उसके बाद मतलब सपोर्टिंग पावर रिप्रेजेंट होती हैं किससे, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन से।
जो सपोर्टिंग पावर होती है ना, वो रिप्रेजेंट होती है मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन से। टेस्ट में जो प्लेट का सेट यूज़ होता है वो होता है जिसका डायमीटर होता है 75 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। जो स्टैंडर्ड प्लेट साइज होता है वो होता है 75 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ द प्लेट वियरिंग टेस्ट। प्लेट वियरिंग टेस्ट का प्रोसीजर समझते हैं। इसमें क्या होता है, टेस्ट साइज प्रिपरेशन सबसे पहले, उसके बाद में आता है जैक से लोड अप्लाई किया जाता है। तीसरी स्टेप में 3 से 4 डायल गेज रीडिंग का एवरेज सेटलमेंट लिया जाता है। उसके बाद में लोड इंक्रीज किया जाता है। ये प्रोसीजर रिपीट होता है और ग्राफ में प्लॉट होता है। तो चलिए 1 बाय 1 समझते हैं। टेस्ट साइट प्रिपरेशन कैसे, लूज मटेरियल रिमूव किया जाता है। 75 सेंटीमीटर प्लेट सॉइल पर हॉरिजॉन्टल कॉन्टैक्ट में रखी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद में जो सीटिंग लोड जो होता है वो 0.07 किलोग्राम सेंटीमीटर से कुछ सेकंड के लिए लगाया जाता है। डायल गेज 0 लोड पर सेट किया जाता है। ये हो गया क्या, टेस्ट साइट प्रिपरेशन। अब उसके बाद में आता है जैक से लोड अप्लाई किया जाता है। कैसे किया जाता है जैक से लोड अप्लाई समझते हैं। एवरेज जो सेटलमेंट होता है वो इक्वल होता है 0.25 mm करने के लिए। दूसरा, रीडिंग तब नोट होती हैं जब सेटलमेंट रेट लेस देन 0.025 mm पर मिनट होती हैं। जैक से लोड अप्लाई किया जाता है, उसके अंदर जो रीडिंग तब नोट होती हैं जब जो सेटलमेंट रेट होती है लेस देन 0.025 mm पर मिनट होती हैं। तीसरा आता है 3 या 4 डायल गेज रीडिंग का एवरेज सेटलमेंट लिया जाता है। लोड इंक्रीज किया जाता है जो सेटलमेंट और 0.25 mm बढ़ने तक रीडिंग नोट होती हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रोसेस रिपीट होती हैं जब तक सेटलमेंट 0.175 सेंटीमीटर हो जाए। ग्राफ प्लॉट होता है मीन सेटलमेंट वर्सेस बियरिंग प्रेशर होता है। जो मीन सेटलमेंट वर्सेस बियरिंग प्रेशर होता है, प्रेशर P नोट होता है 8 सेटलमेंट 0.125 सेंटीमीटर पे, ठीक है। मॉडुलस ऑफ सबग्रेड जो रिएक्शन होती हैं वो क्या होती हैं, K इज इक्वल्स टू P अपॉन 0.125 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। अब बात करते हैं करेक्शन फॉर द वर्स्ट सबग्रेड मॉइस्चर। करेक्शन फॉर द वर्स्ट सबग्रेड मॉइस्चर के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होता है, वर्स्ट मॉइस्चर कंडीशन के लिए अनसोक्ड सैंपल लिया जाता है, सोक्ड सैंपल भी लिए जाते हैं। इसके अंदर जो वर्स्ट मॉइस्चर कंडीशन के लिए जो अनसोक्ड सैंपल लिया जाता है वो सोक्ड सैंपल लिया जाता है। दोनों सैंपल पर टेस्ट परफॉर्म होता है। रिएक्शन जो होती है वो के नेट जो होता है ना वो सोक्ड कंडीशन का मॉडुलस होता है। के जो और होता है अनसोक्ड कंडीशन का मॉडुलस होता है। पी जो होता है प्रेशर पॉइंट 0.125 सेंटीमीटर सेटलमेंट सोक्ड होता है। और पीच कॉस्ट होता है जो प्रेशर फॉर 0.125 सेंटीमीटर सेटलमेंट जो अनसोक्ड होता है, जिसका रिलेशन होता है वो ये होता है पी वाई के इज इक्वल्स टू पी वाई के, ठीक है। अब बात करते हैं करेक्शन फॉर साइज ऑफ प्लेट। हम यहाँ पर अजम्पशन लगाते हैं कि सबग्रेड इलास्टिक मीडियम है। क्या है, सबग्रेड एक इलास्टिक मीडियम है विद मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अजम्पशन लेते हैं कि सबग्रेड इलास्टिक मीडियम है विद मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसका रिलेशन होता है डेल्टा इज इक्वल्स टू 1.18 PA डिवाइड बाई ES, ठीक है। जहाँ पर होता है E जो होता है रिजिड प्लेट का रेडियस होता है, डेल्टा जो होता है प्लेट डिफॉर्मेशन होता है किसके अंदर, सेंटीमीटर के अंदर। जो इसका फाइनल रिलेशन होता है वो क्या होता है, K इज इक्वल्स टू ES डिवाइड बाई 1.18 और K1A1 इज इक्वल्स टू K2A2, ये और एक रिलेशन होता है जो इसका फाइनल रिलेशन आता है। तो आपको फाइनल रिलेशन समझ में आ गया, ES डिवाइड बाई 1.118 PA, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं
कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट। पेनिट्रेशन टेस्ट डेवलप्ड बाय द कैलिफोर्निया डिवीजन ऑफ हाईवे। ठीक है, जो पेनिट्रेशन टेस्ट किसके द्वारा डेवलप होता है? कैलिफोर्निया डिवीजन ऑफ हाईवे। इसका जो पर्पज़ है कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो CBR टेस्ट का, वो है सॉइल सबग्रेड स्टेबिलिटी को एवेलुएट करना। क्या पर्पज़ है इसका? सॉइल सबग्रेड स्टेबिलिटी को एवेलुएट करना। दूसरा पर्पज़ इसका फ्लेक्सिबल पेवमेंट इवेलुएशन करना। इस टेस्ट में स्टैंडर्ड पिस्टन यूज होता है। कौन सा पिस्टन होता है? स्टैंडर्ड पिस्टन यूज होता है, जिसका जो डायमीटर होता है वो 50 mm होता है और जो पेनिट्रेशन रेट होती है वो 1.25 mm पर मिनट होती है। ठीक है, दूसरा आता है टेस्ट प्रोसीजर। टेस्ट प्रोसीजर समझते हैं किसका? कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट का। सबसे पहले लेबोरेटरी CBR एपरेटस के अंदर जो 150 डायमीटर ऑफ मोल्ड होता है, क्या होता है? 150 जो एपरेटस होता है लेबोरेटरी के अंदर, उसका 150 mm डायमीटर ऑफ मोल्ड होता है। बेस प्लेट और कॉलर होती हैं जो एपरेटस होता है। लोडिंग फ्रेम होता है। डायल गेज पेनिट्रेशन मेजर करते हैं। डायल गेज क्या मेजर करता है? पेनिट्रेशन। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप में सॉइल स्पेसिमेन शॉकिंग। 96 आवर वाटर में उसको शॉक करवाते हैं। स्वेलिंग एंड वाटर एब्जॉर्प्शन नोट किया जाता है सैंपल का। थर्ड स्टेप आती है, उसके अंदर टेस्ट प्रोसीजर में क्या होता है कि जो लोड एप्लीकेशन होता है वो स्टैंडर्ड प्लंजर डायमीटर होता है जिससे दिया जाता है, वो 50 mm का होता है। कितने mm का होता है? 50 mm का होता है, जिसकी रेट होती है 1.25 mm पर मिनट। चौथे नंबर पर आता है ग्राफ जो प्लॉटेड किया जाता है, मतलब लोड अपॉन प्रेशर वर्सेस पेनिट्रेशन के अंदर। ठीक है, ये एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है CBR के अंदर। जो लोड नोट किए जाते हैं वो होते हैं 2.5 mm पेनिट्रेशन और 5 mm पेनिट्रेशन। क्या होता है? 2.5 mm पेनिट्रेशन और 5.0 mm पेनिट्रेशन। छठे नंबर पर आता है CBR कैलकुलेट किया जाता है। CBR परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है? लोड कैरिड बाय द सॉइल स्पेसिमेन एट पेनिट्रेशन। लोड carried by soil specimen at penetration into 100 divided by load carried by the standard aggregate at the same penetration। ठीक है, ये CBR होता है। लोड carried by the soil specimen at penetration, लोड carried by the standard aggregate at same penetration। यहाँ एक नोट दे रखा है, वो उसको अगर समझते हैं। अगर CBR 2.5 mm ग्रेटर देन 5 mm हो, देन 2.5 mm वैल्यू अडेप्ट करते हैं। ठीक है, अगर CBR 2.5 mm ग्रेटर देन 5 mm है तो 2.5 mm वैल्यू अडेप्ट करते हैं। नेक्स्ट आता, अगर 5 mm वैल्यू ग्रेटर हो तो टेस्ट को रिपीट करते हैं। ठीक है, अगर वैल्यू 5 mm से ज़्यादा होती है तो क्या होता है? टेस्ट रिपीट होता है। जो फाइनल रिजल्ट होता है वो क्या होता है CBR के अंदर कि 3 स्पेसिमेन का एवरेज CBR वैल्यू की रिपोर्ट करता है। 3 स्पेसिमेन का एवरेज CBR वैल्यू रिपोर्ट होता है। ठीक है, अब आता है स्टैंडर्ड लोड वैल्यू। स्टैंडर्ड लोड वैल्यू की बात करें तो 825 mm पर 825 mm पेनिट्रेशन पर जो लोड होता है वो कितना होता है? 1370 किलोग्राम। और जो प्रेशर होता है वो कितना होता है? 17 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा होता है 85 mm पेनिट्रेशन पर जो लोड होता है वो होता है 2055 किलोग्राम और प्रेशर जो होता है वो होता है 105 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। 105 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये जो लोड होता है ना वो कितना होता है? 2055 किलोग्राम। नेक्स्ट आती है टिपिकल CBR वैल्यू एंड रेटिंग्स। क्ले जो होता है उसकी CBR जो होता है 2 से 5 अगर आए CBR वैल्यू तो वेरी पुअर सबग्रेड है। क्या है? बहुत पुअर सबग्रेड है।
अगर जो सिल्ट होती है वो CBR वैल्यू 5 से 8 होती है तो वो भी पूर सबग्रेड होती है, ठीक है। अगर जो CBR वैल्यू 8 से 20 होती हैं तो फेयर टू गुड सबग्रेड होती हैं। क्या होती हैं? फेयर टू गुड सबग्रेड होती हैं। अगर कितनी CBR वैल्यू 8 से लेके 20 है, ठीक है। ग्रेवल की बात करते हैं तो CBR वैल्यू होती है ग्रेवल की 20 से 30, जो एक्सीलेंट सबग्रेड होता है। क्या होता है वो? एक्सीलेंट सबग्रेड होता है। कितने से कितने तक? तो जो जो होती है ना क्ले, सिल्ट, सैंड और ग्रेवल CGG, CSSG, ठीक है। तो ये इनकी वैल्यू होती है 2 से 5, 5 से 8, 8 से 20 और 20 से 30। ये इनकी सारी वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो आपको ये मान के चलना है। क्या होती है? ये सब होती हैं। वेरी पूर सबग्रेड होता है, पूर सबग्रेड होता है, फेयर टू गुड होता है और एक्सीलेंट सबग्रेड होता है। रट लो इस चीज़ को। नेक्स्ट आता है करेक्शन इन लोड पेनिट्रेशन कर्व। करेक्शन इन लोड पेनिट्रेशन कर्व। नॉर्मल कर्व कॉन्केविटी डाउन होती है। जो नॉर्मल कर्व होता है उसकी कॉन्केविटी डाउन होती है। कभी इनिशियल अपवर्ड कॉन्केविटी आती हैं, कभी आती हैं। दूसरा आता है करेक्शन मेथड। स्टीपेस्ट टेंजेंट ड्रॉ करके करेक्ट ओरिजिनल से सेट किया जाता है। किससे किया जाता है? स्टीपेस्ट टेंजेंट ड्रॉ करके करेक्टेड ओरिजिन से सेट किया जाता है। उसके बाद में आती है पेनिट्रेशन वैल्यू। पेनिट्रेशन वैल्यू जो होती है 2.5 mm से लेके 5 mm करेक्टेड ओरिजिन से लिए जाते हैं। इनिशियल कॉन्केविटी की बात करें के कॉजेज की बात करें तो प्लंजर एंड सॉइल सरफेस फुल कांटेक्ट में नहीं होते हैं, ठीक है। टॉप सॉइल लेयर्स सॉफ्ट या इरेगुलर होती हैं। जो इनिशियल कॉन्केविटी के कॉजेज होते हैं वो प्लंजर एंड सॉइल स्पेस फुल कांटेक्ट में नहीं होते हैं, टॉप सॉइल लेयर और सॉफ्ट या इरेगुलर होती हैं। CBR वैल्यू रफली कोरिलेटेड विद मॉडुलस और सबग्रेड रिएक्शन होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीगेट्स के बारे में। एग्रीगेट्स पेवमेंट कंस्ट्रक्शन का मेजर मटेरियल है। क्या है? मेजर मटेरियल। जो एग्रीगेट होते हैं ना पेवमेंट कंस्ट्रक्शन का मेजर मटेरियल है। इसके जो फंक्शंस होते हैं वो क्या फंक्शन होते हैं? व्हील लोड और स्ट्रेस को वेयर करना। जो एग्रीगेट का जो फंक्शन होता है ना वो ये होता है, व्हील लोड और स्ट्रेस को वेयर करना, ट्रैफिक के एब्रेसिव एक्शन को रजिस्ट करना, ट्रैफिक के एब्रेसिव एक्शन को रजिस्ट करना। सरफेस कोर्स में यूज होता है। कहाँ पर यूज होता है? सरफेस कोर्स में। जो एग्रीगेट होता है ना उसका जो फंक्शन समझता है, एग्रीगेट पेवमेंट कंस्ट्रक्शन का एक सबसे मेजर मटेरियल है, ठीक है। क्या है? सबसे मेजर मटेरियल है। उसके बाद में आता व्हील लोड और स्ट्रेस को एग्रीगेट वियर करता है। ये इसका दूसरा फंक्शन है। क्या करता है? जो व्हील लोड आता है उसको ये वियर करता है, ठीक है। ट्रैफिक के एब्रेसिव एक्शन को रजिस्ट करता है। क्या करता है? ट्रैफिक का जो एब्रेसिव एक्शन होता है ना, एब्रेसिव एक्शन को ये रजिस्ट करता है। ट्रैफिक के जो एब्रेसिव एक्शन होता है उसको ये रजिस्ट करता है। नेक्स्ट जो होता है अगला इसके अंदर जो आता है वो होता है सरफेस कोर्स में ये यूज होता है। कहाँ पर यूज होता है? सरफेस कोर्स में, ठीक है। सरफेस कोर्स में इसका यूज होता है। उसके बाद में आता है बाइंडिंग मटेरियल के साथ यूज होता है। किसका? एग्रीगेट का। जैसे पोर्टलैंड सीमेंट के साथ, ठीक है। लाइम के साथ इसका यूज होता है। बिटुमिनियस के साथ में किसका यूज होता है? बाइंडिंग मटेरियल के साथ में कंक्रीट का, बिटुमिन्स, लाइम, ठीक है। तो ये जो एक PLV बैंक है सारे मटेरियल इसमें यूज होते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट के साथ, लाइम के साथ और बिटुमिन के साथ, क्योंकि एक बाइंडिंग मटेरियल के साथ यूज होता है। अब बात करते हैं कंपाउंड मटेरियल
तो ये सब मिलके क्या करते हैं, एक कंपाउंड मटेरियल फॉर्म करते हैं। ठीक है, सारे के सारे मिलके हमको कंबाइंड मटेरियल फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट एग्रीगेट के अंदर अगला आता है डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ रोड एग्रीगेट। तो रोड एग्रीगेट के लिए कौन कौन सी डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले आता है स्ट्रेंथ। क्या आती है सबसे पहले, स्ट्रेंथ। फिर आता है हार्डनेस, फिर आती है टफनेस, फिर आती है ड्यूरेबिलिटी और साउंडनेस, फिर आता है शेप ऑफ एग्रीगेट, फिर उसके बाद में आता है एडेसिव प्रॉपर्टीज़, फिर उसके आता है फ्रीडम फ्रॉम द डिटोरियस पार्टिकल्स। ठीक है, तो अब एक एक को हम समझते हैं। चलिए समझते हैं। स्ट्रेंथ क्या होता है, डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो रोड एग्रीगेट की डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें पहला पैरामीटर आता है स्ट्रेंथ। ये क्या करता है, ट्रैफिक लोड के स्ट्रेसेस को रजिस्ट करते हैं। जो ट्रैफिक लोड का स्ट्रेस आता है ना, उसको ये लोग रजिस्ट करते हैं। दूसरा आता है टॉप लेयर में यूज होने पर हाई स्ट्रेस विदस्टैंड करते हैं। जो टॉप लेयर में जो यूज होने पर ये क्या करते हैं, हाई स्ट्रेस विदस्टैंड करते हैं। उसके बाद क्रशिंग जो स्ट्रेंथ होती है वो सफिशिएंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सफिशिएंट होनी चाहिए किनकी, स्ट्रेंथ की। उसके बाद में आता है हार्डनेस। एब्रेसिव एक्शन में ट्रैफिक से वेयर होता है, जो एब्रेसिव एक्शन ऑफ ट्रैफिक से वेयर होता है हार्डनेस। एग्रीगेट हार्ड होने चाहिए तो रजिस्ट और वेयर टेयर के लिए, टू रजिस्ट वियर एंड टेयर द एग्रीगेट मस्ट बी हार्ड टू रजिस्ट वियर और टेयर। इसमें एक नोट दे रखा है, वो डिस्कस कर लेते हैं। स्टोन रविंग से वियर को एट्रीशन कहते हैं। जो स्टोन रविंग से वियर को एट्रीशन कहते हैं। एग्रीगेट में एट्रीशन वेयर नेग्लिजिबल होना चाहिए। एग्रीगेट के में जो एट्रीशन होता है, एट्रीशन वेयर नेग्लिजिबल होना चाहिए। उसके बाद में आता है टफनेस। मूविंग व्हील लोड के इम्पैक्ट को रजिस्ट करता है टफनेस। टफनेस जो होती है ना, जो व्हील लोड कर रहा है, जो व्हील होता है ना, वो क्या करता है, मूविंग लोड इम्पैक्ट करता है किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, तो उसको रजिस्ट करना चाहिए। इम्पैक्ट लोडिंग रजिस्ट करने के लिए एग्रीगेट टफ होना चाहिए। किसके लिए टफ होना चाहिए, इम्पैक्ट लोडिंग को रजिस्ट करने के लिए एग्रीगेट टफ होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी और साउंडनेस। वेदरिंग एक्शन रजिस्ट करें। क्या रजिस्ट करें, वेदरिंग एक्शन। ड्यूरेबिलिटी और साउंडनेस की बात करें तो ये वेदरिंग एक्शन को रजिस्ट करें। फिजिकल एंड केमिकल एक्शन को रजिस्ट करना चाहिए। वेदरिंग एक्शन को रजिस्ट समझ में आ गया, फिजिकल और केमिकल एक्शन रजिस्ट आ गया। रेन और ग्राउंड वाटर एक्शन को भी ये रजिस्ट करना चाहिए। रोड एग्रीगेट साउंड होना चाहिए, रोड एग्रीगेट साउंड होना चाहिए। मतलब ये ड्यूरेबिलिटी और साउंडनेस है। अगली बात आती है कि शेप ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट्स आर क्लासिफाइड एज राउंडेड, क्यूबिकल, एंगुलर, फ्लैकी और इलोंगेटेड। फ्लैकी और इलोंगेटेड पार्टिकल की स्ट्रेंथ कम होती है। किस किस की, फ्लैकी और इलोंगेटेड की। ये इलोंगेटेड रहा, ये फ्लैकी रहा। इनकी क्या होती है स्ट्रेंथ, फ्लैकी और इलोंगेटेड की पार्टिकल की स्ट्रेंथ कम होती हैं। टू फ्लैकी और टू इलोंगेटेड एग्रीगेट अवॉइड करने चाहिए। उसके बाद में आते हैं एडेसिव प्रॉपर्टीज़। एडेसिव प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो बिटुमिनियस पेवमेंट में एग्रीगेट का बिटुमिन से स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होनी चाहिए। दूसरा, वरना वाटर एक्शन से बिटुमिन कोटिंग स्ट्रिप हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता फ्रीडम फ्रॉम डिटोरियस पार्टिकल। फ्रीडम फ्रॉम डिलीटेरियस पार्टिकल। एग्रीगेट क्लीन होने चाहिए, टफ और ड्यूरेबल होने चाहिए। एक्सेसिव डस्ट, क्ले वॉल्स एंड ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो एक्सेसिव डस्ट, क्ले वॉल और ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल नहीं होने चाहिए। फ्री फ्रॉम द डिलीटेरियस पार्टिकल। नेक्स्ट बात करते हैं टेस्ट फॉर रोड एग्रीगेट्स। रोड एग्रीगेट के लिए जो टेस्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। टेस्ट फॉर रोड एग्रीगेट्स के बारे में बात करते हैं। इनका पर्पज़ क्या होता है, क्यों टेस्ट करते हैं रोड एग्रीगेट के लिए। पहला जो इनका पर्पज़ होता है, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए सूटेबल एग्रीगेट डिसाइड करना।
क्या करना, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए सूटेबल एग्रीगेट डिसाइड करना, इसलिए ये टेस्ट लिया जाता है। इनमें सबसे पहला टेस्ट होता है क्रशिंग टेस्ट। जो क्रशिंग टेस्ट होता है, ये एग्रीगेट को क्रशिंग टेस्ट भी बोला जाता है एग्रीगेट। इसका जो पर्पज होता है क्रशिंग टेस्ट का, वो क्या होता है, वो इसका पर्पज होता है कि कोर्स एग्रीगेट की स्ट्रेंथ डिटरमाइन करना। किसकी स्ट्रेंथ, कोर्स एग्रीगेट की स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने के लिए हम क्रशिंग टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं, क्रशिंग टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना कि क्रशिंग टेस्ट किसके लिए करते हैं, इसके लिए करते हैं क्रशिंग टेस्ट, रोड एग्रीगेट की स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने के लिए। अब बात आता है एपरेटस यूज्ड कौन कौन सा होता है किसके अंदर, क्रशिंग टेस्ट के अंदर या एग्रीगेट क्रशिंग टेस्ट के अंदर। इसमें क्या होता है, एक स्टील सिलेंडर होता है जिसका 15.52 सेंटीमीटर डायमीटर होता है, 15.52 सेंटीमीटर डाय होता है। उसके बाद इसमें एक बेस प्लेट होती है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक प्लंजर होता है। उसके बाद इसके अंदर एक कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन होती है। फिर इसके अंदर सिलेंड्रिकल मेजर होता है जो डायमीटर 11.5 सेंटीमीटर होता है। हाइट जो उसकी होती है वो 18 सेंटीमीटर होती है। स्टील टैंपिंग रोड इसके अंदर होती हैं और IS स्वीप्स इसके अंदर होता है। जो जो एपरेटस यूज्ड होते हैं ना इसके अंदर, वो कौन कौन से होते हैं, पहला होता है स्टील सिलेंडर, दूसरा होता है बेस प्लेट, तीसरा होता है प्लंजर, चौथा होता है कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, पांचवा होता है सिलेंड्रिकल मेजर जिसका डायमीटर 11.5 सेंटीमीटर होता है, हाइट जो होता है 18 सेंटीमीटर होता है। जो स्टील को टैंपिंग रोड या IS स्वीप भी इसका, ये सारे एपरेटस यूज होते हैं। अब बात करते हैं एग्रीगेट कौन कौन से इसके अंदर यूज होते हैं। तो पहला आता है कि एग्रीगेट, ड्राई एग्रीगेट इसके अंदर यूज होता है। दूसरा जो होता है वो पासिंग थ्रो 12.5 mm IS स्वीप, मतलब कि वो जो एग्रीगेट कितने कितने स्वीप से पास होना चाहिए, 12.5 mm इंडियन स्टैंडर्ड स्वीप से पास होना चाहिए, और वो रिटेंड होना चाहिए ऑन 10 mm स्वीप। कहाँ पर रिटेंड होना चाहिए, 10 mm IS स्वीप पर। अब आता है टेस्ट प्रोसीजर के बारे में। जो टेस्ट प्रोसीजर कैसे होते हैं, एग्रीगेट सिलेंड्रिकल मेजर में 3 इक्वल लेयर में होता है। टेस्ट का प्रोसीजर समझे अगर, तो एग्रीगेट जो सिलेंडर का मेजर होता है ना, एग्रीगेट सिलेंड्रिकल मेजर में 3 इक्वल लेयर में भरा जाता है। हर लेयर को टैंपिंग रोड से 25 ब्लो दिए जाते हैं। स्पेसिमेन पर प्लंजर से लोड अप्लाई होता है, फिर 40 टन लोड अप्लाई होता है उसके ऊपर, और लोड रेट जो होती है वो 5 टन पर मिनट होती हैं। क्रश एग्रीगेट को 2.36 mm स्वीप से पास करके उसको वे किया जाता है। तो ये क्या हो गया, टेस्ट प्रोसीजर हो गया। सबसे पहले क्या किया कि सिलेंडर को, कि जो मेजर करने का सिलेंडर होता है उसको 3 इक्वल लेयर के अंदर भरा। उसके बाद में हर लेयर को टैंपिंग रोड से 25 टाइम्स तक उसको ब्लो दिया गया। स्पेसिमेन पर प्लंजर से लोड अप्लाई होता है, 40 टन लोड अप्लाई होता है। उसकी जो रेट होती हैं अप्लाई करने की वो 5 टन पर मिनट होती हैं, और जो क्रश एग्रीगेट को 2.6 mm स्वीप से पास करके वेट किया जाता है। अब आते हैं एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू के बारे में बात करते हैं। तो एग्रीगेट क्रशिंग जो वैल्यू होती हैं वो क्या होती हैं, W2 डिवाइड बाई W1 इंटू 100। मतलब जो W1 होता है टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट होता है, W2 होता है वेट पासिंग थ्रो 2.6 mm स्वीप से पास होता है। उसके बाद दूसरा होता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन के अंदर क्या होता है कि ACB और ACB, अगर ACB लेस देन 10% है तो वेरी स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट है। अगर ACB जो ग्रेटर देन 35% है तो वो वीक एग्रीगेट है। समझ रहे हो मेरी बात। अगर इंटरप्रिटेशन में अगर ACB जो लेस देन है 10% है तो वेरी स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट है। अगर ACB जो है ग्रेटर देन 35% है तो वो एक वीक एग्रीगेट है। इसमें एक नोट दे रखा है, उसको समझते हैं कि सरफेस कोर्स के लिए ACB जो होता है वो लेस देन इक्वल टू 30% होना चाहिए।
बेस कोर्स के लिए जो ACV होता है वो 45% होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? सरफेस कोर्स के लिए ACV लेस देन 25% होता है। ठीक है, कितना होता है ACV? 30%। किसके लिए होता है? वो होता है एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू लेस देन 30% होना चाहिए। किसके लिए? सरफेस कोर्स के लिए। और जो बेस कोर्स के लिए जो ACV होना चाहिए वो लेस देन 45% होना चाहिए। कितना परसेंट? 45%। नेक्स्ट चलते हैं, टेस्ट फॉर रोड एग्रीगेट। टेस्ट की बात करते हैं किसके लिए? रोड एग्रीगेट के लिए। रोड एग्रीगेट के टेस्ट के लिए वही चल रहा है अभी, ठीक है ना। अभी जो अपन ने पहला एक टेस्ट लिया था वो था क्रशिंग टेस्ट। क्रशिंग टेस्ट हमने ये पूरा समझा। अब जो दूसरा टेस्ट है, टेस्ट नंबर 2, वो है इम्पैक्ट टेस्ट, जिसको बोला जाता है एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट। क्या बोला जाता है? एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट। मुझे स्टार बनाना नहीं आता। ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ठीक है ठीक है, सीख गया। ऐसे बनाते हैं स्टार। तो स्टार बन गया अपने इम्पैक्ट टेस्ट के अंदर। तो अब पर्पज देख लेते हैं। पर्पज क्या होता है इसका? ये रिपीटेड इम्पैक्ट लोड के अगेंस्ट एग्रीगेट की टफनेस या रेजिस्टेंस इवेलुएट करना इसका काम है। पर्पज समझ में आया आपको? इसका पर्पज क्या होता है टेस्ट फॉर रोड एग्रीगेट का? इसका जो इम्पैक्ट एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट होता है, जिसका पर्पज होता है रिपीटेड इम्पैक्ट लोड के अगेंस्ट एग्रीगेट की टफनेस या रेजिस्टेंस को एवेलुएट करना होता है। इसका जो एपरेटस होता है ना, जो यूज होता है इसके अंदर, वो होता है इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन। कौन सा? इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन। मेटल वेस होता है, सिलेंड्रिकल स्टील कप होता है। इंटरनल डायमीटर जो होता है वो 10.2 सेंटीमीटर होता है। डेप्थ जो होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है। किसके अंदर? सिलेंड्रिकल स्टील कप के अंदर। अब बात करते हैं मेटल हैमर। मेटल हैमर की बात करें तो इसका जो वेट है 13.5 से 5 - 14 किलोग्राम है। IS जो सुई बेस की वो कितनी है? वो इतनी है। ठीक है। मटेरियल हैमर IS इम्पैक्ट की बात करते हैं। इंटरनल जो इसका डायमीटर होता है वो कितना बताया था आपको? 10.2 सेंटीमीटर। डेप्थ कितनी है? कहीं ना कहीं से गैस लीक हो रही है, स्मेल आ रही है मुझे। एक मिनट गाइस, इसको यहीं रोकते हैं।